नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हाई फूड प्राइसेस से संबंधित। उसके बाद दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच बैलेंस से संबंधित। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे स्पीकर की पावर्स से संबंधित। और देखो, आज 50 साल पूरे हो चुके हैं विजय दिवस को। आज से 50 साल पहले हमने बांग्लादेश युद्ध को जीता था, जिसे विजय दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। तो इस पर देखो, एक वीडियो पिछले साल डाली थी। चूँकि अब 50 साल पूरे हुए हैं, आपको पता है यूपीएससी जब ऐसी ऐसी इवेंट्स होती है ना, 50 साल हो गए किसी इवेंट को, 100 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ों पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो ये वीडियो है खास करके वो लोग जो इस बार मेंस दे रहे हैं ना, वो इस इशू को एक बार ठीक से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के लिए। अब थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। अगर देखो आंसर्स में ऐसे में आपको कभी इनइक्वालिटी के बारे में लिखना हो ना, तब आप ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। जो एसडीजी गोल नंबर 10 है वो ये बोलता है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन अमंग कंट्रीज, मतलब विभिन्न देशों के बीच भी, विभिन्न देशों के अंदर भी। जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इंडिया को 156 में से 140वीं रैंक देती है, बहुत ही पीछे। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो है बोलता है, वैसे देखो एग्रीकल्चर से संबंधित जो लेबर फोर्स है ना, उसमें 42% महिलाएं हैं। बट आप बताइए महिलाओं के पास लैंड ओनरशिप कितनी है? बहुत ही कम, सिर्फ 2% फार्म की जो ओनरशिप है ना वो महिलाओं के पास है। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2019 जिसका टाइटल है पब्लिक गुड और प्राइवेट वेल्थ, ये बोलती है कि इंडिया में देखो टॉप 10% जो अमीर लोग हैं ना, उनके पास देश की 77.4% वेल्थ है, और इंडिया के जो टॉप 1% अमीर है ना, उनके पास देश की 51.53% वेल्थ है। तो इनइक्वालिटी देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। टॉप 1% अमीर लोगों के पास में देश की 51.53% वेल्थ है, और नीचे के जो 60% लोग हैं ना इनकम के हिसाब से, उनके पास देश की सिर्फ 4.8% वेल्थ है। गिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी को बताता है, इसमें इंडिया का स्कोर है 2017 में। ये तो आप लेटेस्ट देख सकते हो, मतलब 2017 का नहीं, लेटेस्ट आप देख लीजिएगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे NAFIS 2015-16 बाय नबार्ड, ये तो शायद लेटेस्ट आया नहीं है, ये मतलब ये जो सर्वे है ना अभी तक यही लेटेस्ट है। इसमें कहा गया कि सभी जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं ना, उसमें से सिर्फ 30% ऐसे हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट मिलता है, जैसे बैंक, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी 70% को तो मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। तो ये जो डेटा है ना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड प्राइसेस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 3 फार्मूलाज जो नए बने थे वो अब इतिहास बन चुके हैं। उन तीनों फार्मूलाज को रिपील करने का जो बिल है पार्लियामेंट से पास हो चुका है। इसके बाद किसान संगठनों के द्वारा सरकार से मांग की गई कि MSP को लीगल गारंटी प्रोवाइड कीजिए। सरकार ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कदम उठाएंगे। बट देखो, एक इशू जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस पर मीडिया चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, वो है फूड प्राइसेस से संबंधित इशू। इस इशू को अभी तक ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। जो कुकिंग गैस है, LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इस पर बेशक थोड़ी बहुत खबरें न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल्स ने दिखाई हैं, लेकिन आप बाकी दाम भी तो देखिए ना। दालों का दाम देखिए, एडिबल ऑयल का दाम देखिए। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा अगर इतने ज़्यादा फूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और देखो, बात सिर्फ गरीबी संबंधित नहीं है, ये तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही कि फूड प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो गरीब आदमी खाना अफोर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन देखो, अगर फूड प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो इससे इकोनॉमी पर भी बहुत गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगेगा कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए देखो, एक पर्सन है सोनू। सोनू की सैलरी है 10,000 रुपये एक महीने में। वाइफ काम नहीं करती, थैंक्स टू पेट्रियार्की। तो 10,000 सैलरी है सोनू की, और उसमें से देखो मान लीजिए फूड पर खर्चा हो जाता है 4,000 रुपये।
बाकी बचे 6,000। 6,000 में बहुत कुछ करना है सोनू को, बच्चों की पढ़ाई भी है, रेंट भी है और भी बहुत खर्चे होते हैं। तो सोनू अपना काम चलाएगा बचे हुए 6,000 से। लेकिन देखो, यही अगर फूड प्राइसेस कम हो ना, तो सोनू का फूड पर एक महीने में खर्च आएगा 4,000 के बजाय 1,000। तो सोनू के पास बच जाएंगे 9,000 ना कि 6,000। सोनू के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो सोनू देखो जाएगा मार्केट में एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदने के लिए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स सोनू खरीदेगा, बच्चों के लिए खिलौना खरीदेगा। तो इससे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा जनरेट होंगी। खिलौना अगर सोनू खरीदेगा तो खिलौने वाली जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। खिलौने वाली फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, देश की जीडीपी जो है वो ग्रो होगी। तो पॉइंट देखो ये है, फूड प्राइसेस अगर कम होंगे ना तो फिर फैमिली एक्स्ट्रा पैसे बचा सकेगी दूसरे प्रोडक्ट्स पर खर्चा करने के लिए। यानी मार्केट में दूसरे गुड्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा और फिर हमारे देश की इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यही बात देखो फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने 200 साल पहले बोली थी। रिकार्डो ने यह बोला था कि इंग्लैंड में जो अच्छा क्वालिटी लैंड है ना उसकी कमी है। चूंकि अच्छा क्वालिटी लैंड नहीं है, इस वजह से वीट कम प्रोड्यूस होगा और वीट के जो दाम हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर वीट के दाम ज़्यादा होंगे तो मतलब इंग्लैंड में लोगों को खाने पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। खाने पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा मतलब वो दूसरे प्रोडक्ट्स पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, और दूसरे प्रोडक्ट्स पर पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं लगेंगी। तो इससे इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना वो प्रभावित होगी। ये बात रिकार्डो ने 200 साल पहले बोली थी। बट देखो रिकार्डो एक एस्पेक्ट मिस कर गए। क्या? कि लैंड बेशक कम था इंग्लैंड में, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई ना उसी कम लैंड पर ईल्ड जो है वो इंक्रीज की जा सकी, मतलब पैदावार इंक्रीज हो गई। और पैदावार जब इंक्रीज हुई तो फिर फूड प्राइसेस कम हो गए, और फूड प्राइसेस जब कम हुए तो फिर फैमिलीज दूसरे प्रोडक्ट्स पर खर्च कर सकी, दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, और दूसरे प्रोडक्ट उस डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई फैक्ट्रीज लगी और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। आप बाकी कंट्रीज का डेटा उठा के देख लीजिए। देखो यूएस यूके जैसे देशों में ना जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे एक एवरेज हाउस होल्ड 10% खर्चा करता है फूड पर, बाकी 90% दूसरे आइटम्स पर। चाइना में एक एवरेज हाउस होल्ड 20% खर्चा करता है फूड आइटम्स पर, और इंडिया में 30%। इंडिया में अगर एवरेज हाउस होल्ड 5% 10% खर्चा करे ना फूड आइटम्स पर और बाकी नॉन फूड आइटम्स पर, तो कितना फायदा हो। दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये देखो डेफिनेट ट्रेंड है। जो अमीर देश है ना वहां पे एक एवरेज हाउस होल्ड कम ही खर्चा करता मिलेगा आपको फूड आइटम्स पर। जब देखो इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, तो किस प्रकार से एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, ये स्टोरीज हम सुनते हैं, समय समय पर सुनते रहते हैं। हमने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। लेकिन देखो राइटर्स ये एस्पेक्ट मिस कर देते हैं कि 1991 के से लेके अभी तक जो फूड प्राइस है ना वो 50% इंक्रीज हो चुके हैं। मीडिया वाले इस एस्पेक्ट को हाईलाइट नहीं करते। कुकिंग गैस का जैसे हमने डिस्कस किया, इस पर तो चर्चा हो जाती है, लेकिन बाकी भी तो चीजें हैं खाने में, सिर्फ कुकिंग गैस थोड़ी ना है। सरकार बोलती है वैसे कि हम पीडीएस से सस्ता फूड ग्रेन उपलब्ध करवाते हैं गरीब फैमिलीज को। देखो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एडिबल ऑयल सरकार नहीं देती। कितना महंगा हो गया है एडिबल ऑयल। फूड में कितनी सारी चीजें पड़ती हैं, नमक है, मसाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खाने में यूज होती हैं, लेकिन सब तो सरकार नहीं देती ना। और बहुत सारे लोग तो पीडीएस से छूटे भी हुए हैं जिनको नहीं मिल पाता। अब जाके सरकार वो सिंगल नेशन सिंगल राशन कार्ड वाले फॉर्मूले पर चल रही है, लेकिन अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो छूट जाते थे पीडीएस की प्रणाली से। तो अभी तक की पूरी डिस्कशन का एसेंस ये निकलता है, सरकार को प्रयास करने चाहिए फूड प्राइसेस कम रखने के लिए। इससे ना सिर्फ गरीबी कम होगी बल्कि हमारी देश की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट देखो यहां पर ना थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या?
देखो, एक तरफ किसान ये मांग कर रहे हैं, लगातार किसान मांग करते हैं कि एमएसपी इंक्रीज किया जाए विभिन्न फसलों पर और सरकार हमें लीगल गारंटी दे कि हम आपकी जो फसल है वो प्रोक्योर करेंगे ही। तो देखो, अगर विभिन्न फसलों पर एमएसपी इंक्रीज होता है, मतलब किसान अपनी फसल महंगा बेचते हैं, तो मार्केट में विभिन्न कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे, यानी कि बताइए, यानी कि फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो सरकार क्या करे कि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले और दूसरी तरफ फूड प्राइसेस भी इंक्रीज ना हो पाए। बीच का रास्ता सरकार कैसे निकाले? देखो, बीच का रास्ता सरकार निकाल सकती है दूसरे तरीकों से। जैसे हमारे देश में ना पर एकड़ फसल की जो पैदावार है ना, दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1 एकड़ में चाइना में 100 यूनिट राइस प्रोड्यूस होता है, तो हमारे देश में 1 एकड़ में 70 या फिर 60 यूनिट राइस प्रोड्यूस होता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहा हूँ, ये एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, लेकिन एसेंस ये है, हमारे देश में पर एकड़ लैंड में जो फसल की पैदावार है ना, बाकी देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये काफ़ी चिंता की बात है। अगर देखो सरकार प्रयास करके पैदावार इंक्रीज कर देना लैंड पर, तो फिर किसानों को फायदा हो जाएगा। फिर बेशक एमएसपी इतना ना बढ़े, लेकिन जहां पहले किसी किसान के लिए 1 एकड़ में 100 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस हो रहा था, तो अब मान लीजिए 150 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस होता है, तो अपने आप किसान की इनकम बढ़ गई ना। यह सरकार को करना होगा। और सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? सरकार देखो नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है और अच्छे से किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। सोइल के न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेज किया जाए वो सिखा सकती है किसानों को। और देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार को भी पता है सरकार कर रही है, लेकिन गति जो है ना इन प्रयासों की वो काफ़ी धीमी है। अगर सरकार के प्रयास तेज होते तो फिर तो हम हमारे लैंड पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अभी तक कर चुके होते ना। सोइल हेल्थ कार्ड और बाकी स्कीमें कितने सालों से चल रही है, आप भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उतना फायदा उनका अभी तक नहीं हुआ ना जितना होना चाहिए था। तो कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यही कहा जाता है कि देखो, एक इफेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी सरकार को बनानी होगी जिसकी सहायता से किसानों को तो उनकी फसलों के उचित दाम मिले ही, मतलब किसानों के इनकम लेवल का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखा जाए कि हमारे देश में फूड प्राइसेस ना इंक्रीज हो पाए। देखो, जब 1960s में हमारे देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी ना, तो उस समय आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर नहीं की जाती थी, लेकिन जब सरकार ने ऐसा करना स्टार्ट किया तो किसानों को धीरे धीरे ये लगने लगा ये तो हमारा हक है कि हमारी जो फसल है पूरी की पूरी एक एक दाना सरकार खरीदे, ये हमारा राइट है। तो इसीलिए तो इतनी सारी जो फार्मर मूवमेंट्स हैं वो चली। अभी भी जो फार्मर मूवमेंट है उनका क्या मांग है? मांग यही तो है कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी दे कि हम आपकी फसल प्रोक्योर करेंगे ही। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि किसानों का ये अब बिलीफ बन चुका है कि ये हमारा राइट है कि सरकार हमसे हमारी फसल प्रोक्योर करे। लेकिन सरकार एक लेवल से ज़्यादा फसल प्रोक्योर करके करे क्या? ये तो दिक्कत है ना। अगर मान लीजिए सारा का सारा वीट प्रोड्यूस हो, पहली तो बात किसान फिर ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें लगता है कि वीट तो सरकार प्रोक्योर करेगी ही। तो इतने सरकार के पास वेयर हाउसेज नहीं है जहाँ पे इतना सारा सरकार ने जो वीट प्रोक्योर किया है उसे स्टोर करके रखे। एफसीआई के पास इतने गोडाउन्स थोड़ी हैं। तो वीट जो सरकार प्रोक्योर करती है वो सड़ता रहता है। कई बार आप पिक्चर्स देखते हो बारिश में किस प्रकार की तस्वीरें आती हैं कि फूड ग्रेन्स जो है सरकार ने प्रोक्योर किया है और वो बारिश में सड़ रहा है, खराब हो रहा है। सरकार भी क्या करे? आपके मन में आता होगा कि वो जो फूड ग्रेन जो सड़ रहा है गरीबों को क्यों नहीं दे देती? देखो, अगर मुफ्त में सरकार वो फूड ग्रेन रिलीज कर देगी ना, फूड प्राइसेस तो बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे। और देखो, फूड प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे, फिर किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। अब आपको लगेगा अरे किसान तो अपनी फसल एमएसपी पर देते हैं ना, लेकिन भैया सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं हमारे देश में जो अपनी फसल एमएसपी पर दे पाते हैं, बाकी तो मार्केट में ही बेचते हैं ना। और सरकार ने ये सारा फूड ग्रेन फ्री में रिलीज कर दिया मार्केट में, तो फिर किसानों को औने पौने दामों पर अपनी फसलें मार्केट में बेचनी पड़ेंगी। तो ये डायलेमा हमेशा सरकार के सामने रहता है, किसानों का ख्याल रखे या फिर गरीब लोगों का ख्याल रखे। अनाज, एक बार देखो 2013 में यूपीए की सरकार थी ना, ये कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई थी। अनाज सड़ रहा था
तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपीए की सरकार को, अरे तुम भैया क्या कर रहे हो, वो अनाज सड़ रहा है, तुम उसको रिलीज क्यों नहीं कर देते। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो जजेस को एडमिनिस्ट्रेटर पे छोड़ देनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता। ये बात मतलब इनडायरेक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय बोली थी कि आम आदमी तो यही सोचता है कि सड़ने के बजाय तो रिलीज कर दे, पब्लिक में फ्री में दे दे, लेकिन बात यह है ना फूड क्राइसिस क्रैश कर जाएंगे तो फिर किसानों को दाम मिलेंगे ही नहीं उनकी फसलों के, फिर किसान मूवमेंट पे आएंगे, देश में अनरेस्ट इंक्रीज होगा। तो सरकार को हर एक एस्पेक्ट देख के चलना पड़ता है। और देखो एमएसपी सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिसी की वजह से क्रॉप पैटर्न जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। पंजाब जहां पर कायदे से राइस की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि 5 नदियां मिलती हैं पंजाब में, पानी अवेलेबल है, इसलिए धान की खेती की जाती है, तो फिर ग्राउंड लेवल का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। आने वाले कुछ समय में पंजाब में जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है, सरकार एक इफेक्टिव सी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाए जिसमें लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पर फोकस हो, और ये सरकार इंश्योर करे कि जो फूड प्राइसेस हैं हमारे देश में वो कम रहें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच रिलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले महीने जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था ना, उस मौके पर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने यह कहा कि हम हमारे देश को महान बना सकते हैं अगर हम बैलेंस इस्टेब्लिश करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच। उसके बाद मिनिस्टर फॉर कल्चर जी किशन रेड्डी ने भी ये कहा फंडामेंटल ड्यूटीज पे ध्यान देना जरूरी है देश की ग्रोथ और प्रोग्रेस को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये तो देखो कंटेस्ट है। अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पूरे इशू का। देखो सभी जो राइट्स हैं ना वो ड्यूटीज के साथ आते हैं। ये फेमस कहावत आपने सुनी होगी, ऑल राइट्स कम विद ड्यूटीज। लेकिन देखो ये जो ड्यूटीज की हम बात करते हैं ना कि राइट्स ड्यूटीज के साथ आते हैं, वो ड्यूटीज अलग हैं, वो ड्यूटीज इंडिविजुअल्स की नहीं है। राइटर के अनुसार जब हम ये बोलते हैं कि ऑल राइट्स कम विद ड्यूटीज, तो ये ड्यूटीज स्टेट की हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आपका भी फंडामेंटल राइट है। हमारे देश में हर एक सिटीजन के पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ फंडामेंटल राइट के साथ ना स्टेट की ड्यूटी जुड़ गई है कि वो सबको इक्वल केयर एंड इक्वल कंसर्न प्रोवाइड करें, किसी को अलग से ट्रीट ना करें। उसी प्रकार से देश में हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी में इंटरफेयर ना करे, उनको बोलने दे, उनको बोलने से ना रोके। तो पॉइंट आप समझ गए ना राइटर का। राइटर ये बोलना चाहते हैं जो ये फेमस प्रोपोजिशन है ना कि ऑल राइट कम विद ड्यूटीज, तो यहाँ पे ड्यूटीज इंडिविजुअल की नहीं है, यहाँ पे ड्यूटीज है स्टेट की। इस सेंस में ये बात बोली जाती है, ऑल राइट्स कम विद ड्यूटीज। लेकिन पॉपुलर जो डिस्कोर्स होता है ना उसमें यह समझ लिया जाता है कि ये जो ड्यूटी की बात हो रही है ये इंडिविजुअल की ड्यूटीज की बात हो रही है। और फिलहाल सरकार की जो लैंग्वेज है ना, जैसे मिनिस्टर ने जो बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है, उनका तो इनडायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने की आज़ादी जब मिले जब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करें, जब अपनी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएं। यानी मिनिस्टर्स की लैंग्वेज ऐसी है कि वो एक ऑब्लिगेशन डालना चाहते हैं सिटीजन्स पे कि आप ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे, यानी ये ड्यूटीज़ आप निभाओगे तभी आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बेशक डायरेक्टली ऐसा मिनिस्टर्स ने नहीं बोला हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज इस प्रकार की ही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स जो है वो साथ साथ चलने चाहिए। राइटर कहते हैं देखो हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने संविधान का सेंट्रल पिलर जो रखा है ना वो रखा है इंडिविजुअल डिग्निटी को। संविधान का जो सबसे मेन पर्पस है ना वो यही है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए एक ह्यूमन बीइंग को, जैसे टू इक्वालिटी, टू ऑटोनमी, टू लिबर्टी, इन सब को प्रिजर्व करना, इन सब राइट्स की गारंटी देना सिटीजन्स को। तो संविधान निर्माताओं के डिस्कशन में ये कभी भी नहीं आया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको प्रोविजनल बना दिया जाए कि आप ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे, जैसे ये ड्यूटी पूरी करोगे तभी आपको ये राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये तो हमारे रिपब्लिक का विजन था ही नहीं।
देखो ये बात सच है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स के साथ में एक्सेप्शंस भी तो है ना, हर एक फंडामेंटल राइट के साथ में एक्सेप्शन जुड़ी हुई है, आपको पता है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस हैं उन राइट्स के साथ में, ये बात सच है। तो फिर एक्स्ट्रा सिटीजन्स क्या अपनी ड्यूटी फुलफिल करें कि आप ये ड्यूटी फुलफिल करोगे तभी आपको राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे? ये तो गलत है ना, ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ हो जाता है। इसके बाद राइटर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। देखो संविधान निर्माताओं ने ना ये पार्लियामेंट पर और स्टेट असेंबलीज पर छोड़ दिया था कि अगर पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबलीज को लगता है कि सिटीजन्स को कोई ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, ये जरूरी है, तो फिर आप उसके लिए कानून बना दो। ऐसे सैकड़ों कानून पार्लियामेंट ने और स्टेट असेंबलीज ने बना तो रखे हैं ना। जैसे सिटीजन्स की ड्यूटी है टैक्स पे करना, तो कानून बना रखा है सरकार ने कि टैक्स नहीं पे करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऊपर से और लिस्ट बहुत सारी है, जैसे टोल पे करना ये सिटीजन्स की ड्यूटी है, तो टोल पे करते तो हैं, ऊपर से मतलब कोई निकलने देता है क्या टोल प्लाजा वाले बिना टोल दिए? ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने सिर्फ सिटीजन्स पे छोड़ रखा हो कि जिसकी मर्जी है वो टोल दे दो, हम तो बस आप पे मोरल ड्यूटी लगा रहे हैं, अदरवाइज कोई कलेक्ट नहीं करेगा, कोई कुछ आपको बोलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऊपर से देख लो कि और कितनी सारी ड्यूटीज सरकार ने कानून की सहायता से इन्फोर्स करके रखी हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हर एक चीज के लिए कानून है। आप पहुंचा के देखो, पेड़ काट के देखो, आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। तो सरकार ने ये कर तो रखी है ना। सरकार को जो लगता है कि सिटीजन्स की ये ड्यूटीज होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी कानून बना रखे हैं। तो फिर ये कंडीशन कैसी कि अगर आप अपनी ड्यूटीज पूरी करोगे तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो आप मेरी बातों से ये मत समझो कि मैं यूं बोल रहा हूं कि सिटीजन्स की कोई सिविक ड्यूटी नहीं बनती है। सिविक ड्यूटीज सिटीजन्स की बहुत सारी होती हैं, और जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में भी दी हुई हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये आपने पढ़ी होंगी लक्ष्मीकांत में, या फिर जो भी बुक आपने पढ़ी होंगी। जैसे हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इंप्रूव करेगा, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा, अपहोल्ड करेगा। तो ये जो ड्यूटीज़ है ना, ये हर सिटीजन को फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट से रिलेट करना ये संविधान को अंडरमाइन करने वाली चीज़ है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना आर्टिकल 51A में, ये तो देखो तब आई थी जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, जब इतने खराब समय में आई थी, जब कोई मतलब पूरा जो पावर थी वो इंदिरा गांधी ने सेंट्रलाइज की हुई थी, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वेग हैं, क्लियर भी नहीं है। जैसे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, कुछ खास कई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनका कोई खास मतलब निकलता नहीं है। तो आगे से राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, आगे से जब भी देखो ड्यूटीज एंड राइट्स की बात जब होना, तो ये नरेटिव पहले समझने की आवश्यकता है। ड्यूटीज एंड राइट्स गो टुगेदर, तो उसमें कौन से किसकी ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं? स्टेट ड्यूटी बीरर की ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, स्टेट की ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा ये बोलना कि ड्यूटीज फुलफिल करोगे तभी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ये तो देखो संविधान की अंडरमाइन करने वाली चीज होगी। और ड्यूटी मतलब कौन सी ड्यूटी को पूरा करना है सिटीजन्स को, ऑलरेडी वो ड्यूटीज को पूरा कर ही रहे हैं, इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हुए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्पीकर के रोल से संबंधित है। स्पीकर ने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दी, उसको क्रिटिसाइज करते हैं राइटर। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी कुछ दिनों पहले 3 फार्मूलाज को रिपील करने के लिए पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया था, उस पर डिबेट नहीं हुई, ये राइटर की शिकायत है। उन तीनों फार्मूलाज को रिपील करने के लिए जो बिल था ना, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, ओपोजिशन अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता था, लेकिन डिबेट होने ही नहीं दी गई। ओपोजिशन ने जब मांग की ना डिबेट की, तो स्पीकर ने ये बोला पहले आप हाउस जो है ना ठीक से चले फिर मैं डिबेट करवाऊंगा। राइटर कहते हैं ये कैसी कंडीशन है? अगर देखो हाउस ठीक से नहीं चल रहा है तो स्पीकर के पास में बहुत सारे पावर होती हैं हाउस को ठीक से चलवाने के लिए। किसी मेंबर जो ज़्यादा हो अल्लाह कर रहा है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, हाउस को कुछ मिनट्स के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, एडजर्न किया जा सकता है। लेकिन ये बोलना कि जब तक हाउस ठीक से नहीं चलेगा आप एश्योरेंस दीजिए हाउस ठीक से चलेगा तभी मैं डिबेट करने दूंगा, नहीं तो नहीं। देखो कौन सा अपोजिशन मेंबर ऐसा एश्योरेंस देना चाहेगा? कोई भी अपोजिशन मेंबर ऐसा एश्योरेंस नहीं देना चाहेगा कि हाँ हाउस को हम ठीक से चलने देंगे। इसका मतलब वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी वजह से हाउस ठीक से नहीं चल रहा था। तो कोई
मेंबर ऐसा करेगा? नहीं करेगा। राइटर तो ये भी आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी के जो मेंबर्स हैं ना, जानबूझ के पहले ऐसी उन्होंने परिस्थिति बनाई कि हाउस में हो हल्ला हो, डिसरप्शन हो, और तब स्पीकर ने ये बोल दिया कि हाउस ठीक से चलेगा तभी मैं डिबेट करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। तो ये बोल के स्पीकर ना अपने रोल से काफ़ी आगे बढ़ गए। कोई भी स्पीकर ऐसा नहीं बोल सकता है कि हाउस ठीक से चलेगा तभी मैं डिबेट करवाऊंगा। उनका काम है डिबेट करवाना। हाउस में हो हल्ला अगर हो रहा है तो फिर उनके पास टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्मूथ बनाने के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस रखना तभी डिबेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये तो देखो लोकसभा के जो प्रोसीजर्स हैं जिसके हिसाब से लोकसभा काम करता है, हाउस काम करता है, उसके विपरीत हैं। इसके बाद राइटर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, देखो डिबेट होती है तो कितना फ़ायदा होता है। मतलब मिनिस्टर कहते हैं, नरेंद्र तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कि ये तो अब डिसाइड हो चुका है सर्वसहमति से कि फार्म लॉज चाहिए नहीं, इसलिए बिल पास कर देना चाहिए, कोई इस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है। राइटर कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। हम उस बिल में एमएसपी के लीगल गारंटी को प्रपोज करते, किसानों को मुआवजा देने की बात प्रपोज करते, डिबेट होती, किन परिस्थितियों में सरकार ने ये बिल वापस लिए, जनता जागरूक होती। पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है उससे जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ओपिनियन बनती हैं इश्यूज पे। तो अगर डिबेट की जरूरत ही नहीं है तो फिर पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन की क्या आवश्यकता? पार्लियामेंट है ही इसलिए कि कोई भी कानून आए उससे पहले पार्लियामेंट में चर्चा हो और जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी, वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की जो भावना है उस डिबेट में जाहिर करे, ताकि एक जो भी कानून बने वो प्रॉपर सहमति से बने, डिबेट से बने। यही तो मकसद है ना पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन का। लेकिन ये बोलना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा कि डिबेट की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो लोकसभा के स्पीकर को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया 29 नवंबर को कि हाउस ठीक से चलेगा, अपोजिशन मेंबर्स एश्योरेंस दें अच्छे बिहेवियर की, तभी मैं डिबेट करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उनका ये डिसीजन कितना ज़्यादा गलत था, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की गलती ना हो। और हमारे देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, उसमें सही हिसाब से प्रोसीडिंग्स चल सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पीकर की पावर्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।